हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है उसमें बात की जा रही है जो फाइज़र यूएसए की कंपनी है उसकी जो वैक्सीन है और जो मॉडर्ना यूएसए की एक कंपनी है उसकी वैक्सीन है उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है। वो एक mRNA वैक्सीन है तो उसकी कॉम्प्लिकेसीज़ के बारे में डिस्कस यहाँ पे किया गया है। अब ये जो सेकंड आर्टिकल है इसमें जो यूएसए की जो पॉलिसी होने वाली है इंडिया के लिए अंडर द जो बाइडेन, बिकॉज जो बाइडेन जो हैं वो डेमोक्रेट्स पार्टी को बिलोंग करते हैं और डेमोक्रेट्स पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो रिपब्लिकन जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उससे अलग है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की जाएगी कि इंडिया जो है उसमें यूएसए के जो लिबरल्स हैं उनके प्रति इंडिया की कैसी पॉलिसी रहती है, इस आर्टिकल में वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है जो फ्रेजाइल सीज़ फायर, मतलब जो सीज़ फायर हुआ है आर्मेनिया और अज़रबैजान जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं दो, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स था नारगोनो कराबाख रीजन के लिए, उसमें जो है सीज़ फायर हुआ है। तो उसके क्या इश्यूज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये जो आर्टिकल है वो इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो विक्टिम है उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाना चाहिए उस बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बात की गई है जो एशिया की इकोनॉमीज़ हैं और पर्टिकुलरली चाइना है उसके बारे में डिस्कस करता है कि कैसे जो है डिफरेंट कंट्रीज़ एंगेज कर सकती हैं और अपनी जो इकोनॉमी है उसको एनहेंस कर सकती हैं। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बात की जा रही है जो इम्यूनिटी होती है वो एक तरह से एंटीबॉडी इंड्यूस्ड होती है और दूसरा इम्यूनिटी जो होती है वो टी सेल इम्यून इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होती है। तो दोनों तरह की इम्यूनिटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब सबसे पहले आज का जो कैरिकेचर है उसको देख लेते हैं। ये एक तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो ये कैरिकेचर है वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आप खुद ही इसको समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है उसके हाई कमान है, इसके अगेंस्ट ये सारे जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो जा रहे हैं, बट जैसे ही हाई कमान उनको जो है वो आंख दिखा रहे हैं तो वो वापस से जो है लाइन पे आ जाते हैं। ये कैरिकेचर इसलिए है बिकॉज रिसेंटली जो पी चिदम्बरम हैं कांग्रेस के लीडर और कपिल सिब्बल हैं उनके कुछ ऐसे रिमार्क आए हैं पार्टी के लिए जिसकी वजह से ये कैरिकेचर यहाँ पे आया है। सबसे पहला ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि जो मल्टीनेशनल फर्म है फाइज़र, फार्मास्यूटिकल फर्म है फाइज़र, उन्होंने अनाउंस किया है कि उनका जो फ़ेज़ 3 ट्रायल है उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है और इसकी वजह से जो कोविड वैक्सीन है वो लॉन्च होने वाली है। और दूसरा जो यूएसए की जो बायोटेक्नोलॉजी फर्म है मॉडर्ना, उन्होंने भी इंडिकेट किया है कि जो ह्यूमन ट्रायल्स हुए थे फ़ेज़ 3 के उसमें उनकी जो mRNA वैक्सीन है उसमें 30,000 वॉलंटियर्स में से जो 95% हैं उनका एनालिसिस किया गया जो मोस्टली यूएसए में बेस्ड थे। और उनमें से जो है 90 ऐसे हैं जो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, 90% ऐसे हैं जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है आफ्टर गिविंग देम वैक्सीन। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, वैक्सीन जो होती है उसका जब ट्रायल होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, दो तरह से इसमें चीज़ें दी जाती हैं। एक पर्सन को दी जाती है वैक्सीन, कुछ पर्सन को दी जाती है वैक्सीन और कुछ पर्सन को दिया जाता है प्लेसिबो। प्लेसिबो होता है एक तरह की जो फॉल्स वैक्सीन होती है, मींस जब ट्रायल होता है तब उस पर्सन को नहीं पता होता, इवन उस डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि एक पर्टिकुलर वॉलेंटियर को क्या वैक्सीन दी गई है या फिर प्लेसिबो दी गई है, ये उनको जानकारी नहीं होती। तो अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि जो 95 लोगों का जो एनालिसिस हुआ है उसमें से जो 90% हैं उनको प्लेसिबो जो है वो इन्फ्यूज़ किया गया था, प्लेसिबो दिया गया था। तो प्लेसिबो क्या होता है, ये वैक्सीन की एफिकेसी या फिर कोई भी मेडिसिन है उसकी एफिकेसी को चेक करने के लिए दिया जाता है। जैसे इसको एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर नॉर्मली कोई चीज़ जो है कोई वैल्यू है वो 100 है
और अगर उसमें वैक्सीन इन्फ्यूज़ कर दी जाती है तो वो जो है 110 शो करने लगती है वैल्यू। मान लो कि कोई भी वैल्यू है, या फिर कोई भी अ, ऐसा सपोज करो कि कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है वैक्सीन को इन्फ्यूज़ करने की वजह से, वैल्यू 100 है और फिर वो बढ़ के 110 हो गई। अब नॉर्मली प्लेसिबो देने के बाद अगर वैल्यू जो है 103, ये है वैक्सीन का केस और ये है प्लेसिबो का केस। वैल्यू अगर 100 थी और 100 से बढ़ के 102 हो गई है, मतलब कहने का ये है कि जो प्लेसिबो है वो कोई उसमें कोई मेडिसिन तो है नहीं, लेकिन फिर भी विदाउट जो वैक्सीन के प्लेसिबो ने भी ऐसा काम किया कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होके 102 हो गई। मतलब जो वैक्सीन है उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 102 से 110, मतलब 8 पॉइंट सी इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्लेसिबो है वो वैक्सीन की पूरी तरह से जो एफिकेसी है उसके बारे में, जो वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस है उसके बारे में पता करने के लिए प्लेसिबो जो है वो दिया जाता है। एक तरह की ये वैक्सीन ही होती है, मतलब दिखती वो वैक्सीन के ही जैसी है, बट वो उसमें जो है वो वैक्सीन के जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। फिर इसके बाद ये डिक्लेयर किया गया कि ये जो वैक्सीन है वो 94.5% इफ़ेक्टिव है, और जो यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है उनका वो उनका जो क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो वैक्सीन है वो अगर 50% इफ़ेक्टिव है देन इट इज़ गुड। तो ये जो कंपनी है, इनकी जो वैक्सीन है उसकी तो जो एफिकेसी है वो 94.5% है। तो ये एक इनकरेजिंग एस्पेक्ट है। साथ में यहाँ पे जो 95% को जो वैक्सीन इन्फ्यूज़ की गई उसमें 11 वॉलंटियर ऐसे हैं जिनमें कि मॉडरेट टू सीवियर डिसीज़ हैं, और जिनमें भी मॉडरेट टू सीवियर डिसीज़ हैं उनको वैक्सीन तो इन्फ्यूज़ की नहीं गई थी। तो इसका मतलब है उनको प्लेसिबो इन्फ्यूज़ किया गया था, इसकी वजह से उनको मॉडरेट और सीवियर जो है वो कोरोना वायरस आ गया। तो वैक्सीन अपने जॉब में एक तरह से जो है वो सफल है, और वैक्सीन जो है वो डिसीज़ के ट्रांसमिशन को रोक रही है, अभी तक जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। बट ये जो न्यूज़ है वो सिर्फ कंपनी ने अभी रिलीज़ की है। इसका जो साइंटिफिक पीर रिव्यू है, जैसे कोई भी जब मेडिसिन या कोई भी वैक्सीन होती है उसकी एफिकेसी चेक करने के लिए जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट वर्क करते हैं, और फिर उनका जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट के ऊपर जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो उस रिज़ल्ट को इंडिपेंडेंट उसकी जो है एक्सपर्ट उसको चेक करते हैं। तो वो अभी इस वैक्सीन में पेंडिंग है। फिर इसके बाद ये जो वैक्सीन है वो एक mRNA क्लास की वैक्सीन है, जो कि एक पर्टिकुलर उसका जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसको ले लिया जाता है, उसी को जो है वो mRNA वैक्सीन कहते हैं, और इसको रेप्लिकेट करना बहुत आसान है, मतलब इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना बहुत आसान है। क्विकली इसके बहुत सारे डोजेस जो है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बट ये एक तरह का ऐसा पहला इशू है जिसमें mRNA वैक्सीन इतने लार्ज स्केल पे बनाई जानी है। और दूसरा इसके साथ चैलेंज ये है कि इसको जो है ज़ीरो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़ चाहिए रहती है, मतलब -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए चाहिए, जो कि इंडिया में या कुछ अदर कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी आसानी से नहीं मिलेगी। तो अब दूसरी जो कंपनी है मॉडर्ना, उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनकी जो वैक्सीन है वो 30 डेज़ तक सर्वाइव कर सकती है, और अगर एटलीस्ट 7 डेज़ तो वो जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है उसमें, और 12 आवर्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती है। रूम टेम्परेचर नॉर्मली 24 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो वैक्सीन उन्होंने डेवलप की है वो प्राइमरीली यूएसए के लिए डेवलप की है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कंडीशंस अलग होती हैं। तो ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि जो अभी कुछ यूरोपियन लीडर्स के बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और जो यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर्स हैं उनके बीच में बात हुई, तब ये बात पता चली कि
जो बाइडेन का कहना है कि आई एम लेटिंग देम नो दैट अमेरिका इज़ बैक, वी आर गोइंग टू बैक इन द गेम। मतलब उनका कहना है कि वो जो भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं उनको पूरी तरह से जो है वो बदलना चाहते हैं, और जो ट्रेडिशनल अमेरिका की जो पॉलिसी रही है जब डेमोक्रेट्स पावर में रहते हैं, तो उस तरह की जो पॉलिसी है, उस तरह की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको वापस से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी वो पूरी तरह से जो है एक तरह से अब्रेसिव टर्ब्यूलेंस, मतलब बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव रहते थे वो। साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी उससे जो है एक तरह की शांत जो पॉलिसी है वो ये लेके आएंगे, और अमेरिका को एज अ जो डेमोक्रेट्स जिस तरह से रूल करते हैं उस तरह से ये रूल करेंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आखिर जो न्यू दिल्ली है उसका जो इंटरेस्ट है वो कैसे अफेक्ट होगा जो बाइडेन के आने से। बिकॉज़ जो बाइडेन जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, और साथ में अमेरिका की जो लिबरल कम्युनिटी है उसके एजेंडा पे उसका जो एजेंडा है वो मेनली एम्फेसिस करते हैं जो सिविल राइट्स हैं और ह्यूमन राइट्स हैं और फ्रीडम है उसके ऊपर। जैसे कि लास्ट ईयर जो इंडिया ने जो है आर्टिकल 370 को जो है रिपील कर दिया जम्मू एंड कश्मीर से, तो उसके ऊपर जो यूएसए की जो लिबरल कम्युनिटी है, जो उदारवादी कम्युनिटी है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे जिनको अनआंसर्ड रखा गया है। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर इंडिया कैसे आंसर करेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया को जो है बाई पार्टीशन सपोर्ट है, मतलब चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों इंडिया को सपोर्ट करते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे बात की जा रही है कॉन्ग्रुएंस ऑफ इंटरेस्ट की, मतलब यहाँ पे इंडिया और यूएसए दोनों के जो इंटरेस्ट हैं, दोनों के जो हित हैं वो साथ में हैं। मेनली नॉर्मली सिक्योरिटी में और साथ में इकोनॉमिक स्फेयर में। मींस जो सिक्योरिटी है वो इंडिया और यूएसए दोनों का जो अभी चैलेंज है वो जो है चाइना के ऊपर है। बिकॉज़ जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसके अगेंस्ट इंडिया भी है और उसके अगेंस्ट यूएसए भी है। और साथ में जो इकोनॉमिक स्फेयर है, दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपना ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ करना चाहती हैं। तो इस तरह से जो दोनों कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट सेम है, मतलब दोनों के जो एम हैं, दोनों के जो उद्देश्य हैं वो सेम है। तो इस वजह से दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो साथ में आ सकती हैं। तो अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ जो बायलैटरल टाइज़ है उसको और भी ज़्यादा उनके जो साथ में द्विपक्षीय जो टाई है, जो वार्तालाप है, उसको जो है वो बढ़ाना चाहती है। और इंडिया के जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एलिट्स हैं उनने अमेरिका से जो है अपने टाइज़ को और ज़्यादा एनहेंस करने की ही बात की है। और चाइना के जो एक्शन है, जैसे चाइना जो है इंडिया और यूएसए दोनों के लिए थ्रेट है, क्योंकि यूएसए मानता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, मींस इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच वाला जो रीजन है वो पूरी तरह से जो है वो फ्री होना चाहिए, और जिससे कि आसानी से जो कोई भी शिप है उसको एक्सेस मिल सके, कोई भी ट्रेड है वो आसानी से उस रीजन में हो सके। बट जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है यूएसए उसके अगेंस्ट है, और चाइना का जो एक्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो इसकी वजह से ये जो केस है इंडिया और यूएसए के साथ में आने का, ये और भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इंडिया और यूएसए के जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो गए। अब इंडिया ने जो है चारों जो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं यूएसए के साथ साइन कर लिए हैं, जो कि कॉमकासा, लेमोआ और बीईसीएस, ये 3 एग्रीमेंट जो हैं वो इंडिया ने जो है वो यूएसए के साथ साइन कर लिए हैं। और साथ में जो क्वाड ग्रुपिंग है उसमें इंडिया में कोई भी डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म इस बारे में नहीं है। तो इंडिया का अब दूसरा जो इसका पक्ष ये है कि जो बाइडेन के आने के बाद इंडिया के जो 2 इशू हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने लार्जली टच नहीं किया, वो है बायलैटरल ट्रेड, क्योंकि इंडिया का जो प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस है वो यूएसए ने ले लिया था अंडर डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरा जो इमिग्रेशन का इशू है,
H1B वीज़ा का इशू है, मतलब इंडिया के जो लोग यूएसए में वर्क करने जाते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो रिस्ट्रिक्शन जो है उसमें कोई पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से। तो अब यहाँ पे सिक्योरिटी स्फेयर में इंडिया और यूएसए के जो टाइज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ बात की जा रही है कि जो बराक ओबामा है उसके टाइम पे ऐसी बात की गई थी कि जो इंडिया है वो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है इंडिया के साथ आने का, वो इस वजह से क्योंकि इंडिया अपने कमिटमेंट के साथ है जो कि वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम, जैसे कि रिलीजियस फ्रीडम, अलग अलग इंडिया में बहुत सारे जो रिलीजन हैं उनको फ्रीडम प्रोवाइड करना, साथ में इक्वलिटी प्रोवाइड करना, इस वजह से जो है वो इंडिया और यूएसए साथ में है। अब नेक्स्ट है कि जो सिक्योरिटी और इकोनॉमी है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आर्टिकल 370 को इंडिया में जो है वो रिपील कर दिया गया था। उसके बाद जो यूएसए के जो लिबरल्स हैं, साथ में यूएसए के जो लीडर्स हैं, उन्होंने इस पे क्वेश्चन मार्क उठाए थे। अब उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने इस चीज़ को जो है वो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था कि इंडिया का जो डिसीज़न है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस यूएसए की कम्युनिटी ने उठाए थे उन क्वेश्चंस को इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। इवन इन्होंने जो है वो वहाँ की जो एक लिबरल डेमोक्रेट्स हैं प्रेमिला जयपाल, उनसे मिलने तक से मना कर दिया था। तो इस बारे में अब इनका जो है वो क्या डिसीज़न होगा, और जो प्रेमिला जयपाल हैं उनका सपोर्ट जो है वो जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं कमला हैरिस, वो पूरी तरह से करती हैं। तो अब ये देखना होगा कि इंडिया जो है वो इस तरह से, इस कंडीशन से वो किस तरह से उभर के बाहर आता है। तो ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। अब नेक्स्ट है फ्रेजाइल सीज़ फायर। तो जो आर्मेनिया और अज़रबैजान हैं दोनों जो हैं वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं, और दोनों कंट्रीज़ हैं उन पर उनमें जो है इंटरेस्ट दो मेजर पावर्स का है जो कि रशिया और टर्की। अब इन दोनों के आ जाने की वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सितंबर में जो रीजन है नारगुनो काराबाख, जो कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच का एक रीजन है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, अज़रबैजान का एक रीजन, बट वहाँ उस रीजन में जो है वो आर्मेनियंस जो हैं वो मोस्टली रहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आर्मेनिया के साथ सीड हो जाएं। इसी की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पूरी तरह से हुआ था। ये जो सिचुएशन है वो इंडिया की जो कश्मीर रीजन है उसी की तरह है कि वहाँ पे जो रूलर था राजा हरी सिंह, वो एक हिंदू रूलर था, बट वहाँ पे जो मोस्टली कम्युनिटीज़ थी वो मुस्लिम कम्युनिटी थी। तो उसके बेसिस पे जो इशू था, वैसा ही नारगुनो काराबाख का इशू है कि वहाँ पे जो है क्रिश्चियंस जो हैं वो रहते हैं जो कि आर्मेनिया के हैं, बट जो वहाँ के रूलर हैं वो अज़रबैजान के हैं। तो जिस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों के बीच में होता है। तो उसके बाद रशिया ने जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो एक तरह से डील को ब्रोकर किया, जिससे कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो सीज़ फायर है वो हो गया, और साथ में आर्मेनिया जो है उसकी बुरी तरह से इसमें जो वॉर चला उसमें बुरी तरह से जो है वो हार हुई है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो कंट्रीज़ के बीच में था, आर्मेनिया और अज़रबैजान। लेकिन जो दो बड़े पावर हैं जो कि रशिया और टर्की हैं, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो टर्की है वो स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, क्योंकि टर्की एक मुस्लिम कंट्री है, और अज़रबैजान में रहने वाली जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो उसके बेसिस पे टर्की जो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट करता है अज़रबैजान को, और टर्की ने जो है वो उनको ड्रोन, साथ में जो मिलिट्री एडवाइस है उसको सप्लाई किया। अब दूसरी तरफ जो रशिया है
उसका एग्रीमेंट जो है वो आर्मेनिया के साथ है, लेकिन रशिया हमेशा से ही इस केस में जो है वो न्यूट्रल था। और अज़रबैजान की जो मिलिट्री है उसने जो है आर्मेनिया को बुरी तरह से इसमें हरा दिया, और रशिया ने जो है वो आर्मेनिया की जो है हेल्प नहीं की और उल्टा जो है उन दोनों के बीच में डील ब्रोक करा दी, जिससे कि जो उस रीजन में जो है वो पीस इस्टेब्लिश हो सके। और साथ में जो है वो रशिया 2000 की जो पीस कीपर्स की पॉपुलेशन है वो वहाँ पे जो है सेंड करने वाली है, जिससे कि जो आर्मेनियन पॉपुलेशन है उसको सेव किया जा सके। साथ में उस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके। ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बात करता है कि जो विक्टिम हैं उनके जो राइट्स हैं उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। आर्टिकल की जो स्टार्टिंग होती है उसमें बात की जा रही है कि जो विक्टिम्स हैं, कोई भी जब केस होता है तो इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें एक विक्टिम होता है, जिसके जो मतलब एक तरह से जिसके ऊपर कोई जो है उसको कोई हार्म पहुंचाया गया है, और दूसरी तरफ एक एक्यूज्ड होता है। और जो नॉर्मली जो विक्टिम है उसको किसी भी तरह का जो है वो प्रोटेक्शन लॉ में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, उसको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेप भी लिए गए हैं जिससे कि जो विक्टिम है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, बट उन सारे स्टेप्स में जो भी स्टेप लिए गए हैं वो पूरी तरह से जो है वो हेल्प नहीं करते हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में बात की है कि जो विक्टिम है उसके जो राइट्स हैं, उसके जो अधिकार हैं उनके ऊपर बात की जाए, साथ में उसको जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया जाए, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए और लीगल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अब यहाँ पे बहुत कम ही इस बारे में जो है वो बात की जाती है। अब इस आर्टिकल में जो राइटर है उसका कहना है कि जो विक्टिम है उसको इंस्टीट्यूशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, मतलब जो कोर्ट है वो उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको उसको याद नहीं रखता है। सबसे पहले जो विक्टिम के जो राइट्स हैं उनको उनके बारे में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39A में जो है वो दिया गया है। और दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, उसमें भी जो है बात की गई है राइट टू इक्वलिटी की, जिससे कि जो विक्टिम के जो राइट हैं उनको जो अधिकार देने का जो मैकेनिज़्म है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और जो एफआईआर है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन और भी ज़्यादा जल्दी फास्ट पेस में रजिस्टर करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो विक्टिम है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में विक्टिम की जो हेल्प करने वाला जो काउंसिल है, मतलब कोई भी एडवोकेट है, उसकी जो बात है उसको सुनने की ज़रूरत है और उसको लीगल एड जो भी लीगल एड है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, उनको विक्टिम को अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड है तो उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंडर जो है वो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है कि साथ में विक्टिम को पूरी इन्फॉर्मेशन तो दी ही जानी चाहिए, नेक्स्ट उसके साथ साथ विक्टिम को जो है वो राइट टू प्रोटेक्शन भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो विक्टिम है उसको ट्रायल की जो प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस के दौरान जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके और उनकी जो सिक्योरिटी है उसके बारे में जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। ये इस आर्टिकल में बात की जा रही है। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जो ये कोविड-19 के बाद ये बात की जा रही थी कि जो चाइना का इम्पोर्टेंस है ग्लोबल ट्रेड में वो पूरी तरह से जो है
वो ख़त्म होने वाला है और जो उसका जो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब का स्टेटस है पूरे वर्ल्ड में वो भी उसके साथ से जाने वाला है। बट ये बात की जा रही थी जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग जो इकोनॉमीज़ हैं, एशियन इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगा जहाँ पे जो है लेबर चीपली अवेलेबल है। बट ऐसा जो है वो नहीं हुआ। कुछ जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि टेक्सटाइल या फिर अपीयरेल्स इंडस्ट्रीज़ वो बांग्लादेश और श्रीलंका में तो मूव हो रही हैं, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है चाइना में इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से लेबर की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। बट बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मोस्टली चाइना में ही हैं। इसका रीज़न ये है कि जब जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो अपनी सप्लाई चेन चाइना में प्रिपेयर करती हैं तो उस सप्लाई चेन को प्रिपेयर करने में उनको बहुत ईयर्स लग जाते हैं। तो उसको शिफ्ट करने में अगर वो किसी और कंट्रीज़ में शिफ्ट करती हैं तो उसमें भी बहुत साल ऐसे लगने वाले हैं। तो कंपनीज इस बारे में इंटरेस्टेड नहीं हैं। देन नेक्स्ट वन, कुछ जो ऐसी कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है पेंडेमिक के आने के बाद चाइना को जो अपना उनका जो हब था मेनली वो वहीं पे है, बट उन्होंने एक स्मॉल जो है आउटलेट अदर कंट्रीज़ में भी ओपन कर लिया है, जिससे कि जो कंपनीज़ हैं वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हैं। मींस अगर कोई और उनको जो है वो थ्रेट देखने को मिलता है तो वो आसानी से जो है आने वाले टाइम में अदर कंट्रीज़ की तरफ मूव कर सकती हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे आखिर कंपनीज़ जो हैं वो चाइना में क्यों हैं? पहली चीज़, चाइना में कोई भी इंटरप्राइज़ कोई भी कंपनी को ओपन करना और उसके ऑपरेशन को मेंटेन करना बहुत ही आसान है अदर कंट्रीज से। और जो चाइनीज़ जो फर्म्स हैं वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग हैं, फास्ट हैं। ये तो इसी बात से ही पता लगाया जा सकता है कि जो चाइना है उसकी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे आ गई है कोविड-19 का लॉकडाउन लगाने के बाद भी। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो डिकेड्स मतलब दशकों इस काम में लगा देते हैं कि वो चाइना में अपनी सप्लाई चेन जो है उसको प्रिपेयर कर लें। तो अब यहाँ से अगर वो बाहर जाती हैं तो इसका मतलब है उनको पूरी चीज़ें फिर से एक बार प्रिपेयर करना पड़ेगी और इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर अभी जो इकोनॉमीज़ की कंडीशन है उसके बेसिस पे वो खर्च करना नहीं चाहेंगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो एक बुक है जो कि स्वीडिश नोबल लॉरिएट गुरनार मिल्ड्रिल ने जो है बुक पब्लिश की थी, एशियन ड्रामा। उस बुक में उनका कहना था कि आने वाले टाइम में जो टाइम है वो एशिया में जो है वो ट्रेड है आगे बढ़ने वाला है। साथ में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो आने वाले टाइम में जो है वो एशिया में आएगा। बिकॉज़ और ये जो बात है वो सच होती नज़र आ रही है, बिकॉज़ जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो अभी कंप्लीट हुई है 15 कंट्रीज़ के बीच में, जो कि पूरे वर्ल्ड का 30% जीडीपी और 1/3 जो पॉपुलेशन है उसको होल्ड करते हैं। और ये एक तरह से लार्जेस्ट जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और इसमें सारा हर एक चीज़ जो ट्रेड, कॉमर्स, गुड्स एंड सर्विसेज हर एक चीज़ के बीच में जो है वो एग्रीमेंट हुआ है। अब सिर्फ इन कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करें और जो ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो आरसीईपी है और साथ में जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी है वो इम्पेक्ट करने वाली है इन्वेस्टमेंट फ्लोज़ वियतनाम में, इंडिया में, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जो कि अभी की इन्वेस्टमेंट जो है वो डेस्टिनेशन है। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ही चैलेंज हैं। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है अगर इंडिया जो है वो पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ा दे। मींस गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग अपनी जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दे इंफ्रास्ट्रक्चर में या अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें, क्योंकि अभी जो है वो लोन भी चीप रेट पे अवेलेबल है। लोन के रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही सस्ते हैं। तो जो लोन है उसको आसानी से गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर कर सकती है। और साथ में जो
लोन अगर एक्वायर करके पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है, तो इससे जो है वो सप्लाई साइड पे जो है इंक्रीज़ होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो इकोनॉमी में जो है वो डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि जीडीपी जो है वो भी इंक्रीज़ की जा सकती है। अब यहाँ पे इंडिया को जो है वो अपनी ट्रेड पॉलिसी में मेजरली जो है ओवरहॉल करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और उनकी जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो इसका कंक्लूज़न है, इसमें राइटर का कहना है कि जैसे ही इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी है उसमें चेंज किया, इंडिया ने जो न्यू जो लेबर कोड बिल 4 पास की है, उसके तुरंत बाद ही 5 अक्टूबर को इंडोनेशिया के पार्लियामेंट ने भी सेम जो लॉ है उसको पास किया। मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा ही जो है अदर कंट्रीज़ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने में बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंज देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश है उसका भी बहुत सारी यूरोपियन और जो कनाडा यूएसए से जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो होने वाला है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जो एक तरह से इंडिया के लिए थ्रेट है। तो इंडिया को इस बारे में जो है वो देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।